हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। और एल्गी की वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं अलैंगिक जनन के जितने भी तरीके होते हैं उनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके थे उनको डिस्कस कर लिया था और उसी में हमने एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव इन तीनों का जो कंपैरेटिव जो भी अपन तुलनात्मक रूप से जो समझ सकते हैं कि मैकेनिज्म वाइज, इम्पोर्टेंस वाइज जो भी बातें थी वो हमारी लास्ट वीडियो में रही थी। तो अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एल्गी में ये किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली बात कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो यहाँ पे कुछ खास प्रकार की स्ट्रक्चर्स बनती है कि बाई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं स्पोर्स या हिंदी में इनको बोलते हैं बीजाणु। जैसा कि आप पिछले वीडियो से समझ चुके हैं कि जो स्पोर्स हैं वो साइटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस होते हैं, यानी कि जो कायिक कोशिकाएं हैं उनकी तुलना में बीजाणु की संरचना थोड़ी सी भिन्न होती है और ये एक प्रकार का उसका रूपांतरित फॉर्म ही होता है। इसी के साथ में अगर हम देखें कि अगर थैलस के ऊपर या थैलस के अंदर स्पोर कहाँ बनते हैं, तो स्पोर डेवलप विद इन और फ्रॉम, या तो अंदर बनेंगे या उससे बनेंगे स्पेशल बॉडीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। एक वचन के लिए स्पोरेंजियम वर्ड यूज़ किया जाता है और प्लूरल के लिए स्पोरेंजिया वर्ड है वो यूज होता है। तो जो बीजाणुधानी होती है, स्पोरेंजियम को हिंदी में बोलते हैं बीजाणुधानी, तो बीजाणुधानी के अंदर स्पोर है वो बनेगा, बीजाणु बनेगा। और कुछ ऐसे केस भी आएंगे जहाँ पे बीजाणुधानी से बाहर हैं, एक किनारे से भी स्पोर्स बनते हैं, तो वो चीज़ें भी हम लेंगे। बट नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी स्पोर बनेगा तो हमेशा स्पोरेंजियम से उसका कनेक्शन होगा और मोस्टली टाइम तो वो स्पोरेंजियम के अंदर ही बनते हैं। तो जब मोस्टली टाइम स्पोरेंजियम के अंदर ही बनते हैं तो ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एंडोजीनस। तो जो अंतर्जात प्रकार का विकास है वो होता है कि मोस्टली स्पोर्स आर एंडोजीनस इन देयर ओरिजिन। संख्या के हिसाब से देखें तो दे आर न्यूमरस, की बहुत ज़्यादा बनते हैं और बहुत ही छोटी साइज के होते हैं, तभी तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो नंबर बढ़ाने का काम है वो बहुत ही तेज़ी से स्पोर्स के द्वारा हो पाता है। तो दे आर न्यूमरस इन नंबर एंड टाइनी इन देयर साइज। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सेवरल टाइप्ड स्पोर्स फॉर्म इन डिफरेंट एल्गी डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल फीचर्स, की जो बाहर की कंडीशंस हैं उन पे डिपेंड करते हुए अलग अलग शैवालों में डिफरेंट प्रकार के जो अलैंगिक बीजाणु हैं वो बनते हैं। और मोस्टली जो एसेक्सुअल की बातें थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे स्पोर्स के द्वारा नंबर तेज़ी से बढ़ता है, वो फेवरेबल टाइम्स के अंदर मोस्टली ऐसा परफॉर्म किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि वेरियस जो स्पोर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम वन बाय वन करके इन स्पोर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जू स्पोर, जिनको हिंदी में बोलते हैं चल बीजाणु। तो जू स्पोर का मतलब इनमें मोटिलिटी होती है, ये गतिशील होते हैं, फ्लैजिला होंगे तो गतिशील होंगे। नेक्ड होते हैं, नेक्ड का मतलब ये है कि इनके ऊपर जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती है, यूनिसेलुलर होते हैं, ड्यूरिंग फेवरेबल टाइम बनेंगे। अगर इनके ऊपर 2 कसाबिका हैं तो हम बोलेंगे बाईफ्लैजिलेट, अगर 4 हैं तो हम बोलेंगे क्वाड्राफ्लैजिलेट, और ज़्यादा हैं तो हम बोलेंगे मल्टीफ्लैजिलेट। बाईफ्लैजिलेट भी पाए जाते हैं, क्वाड्रा भी पाए जाते हैं और मल्टीफ्लैजिलेट भी पाए जाते हैं। अगर हम एक्टोकार्पस क्लेडोफोरा की बात करें तो वहाँ पे 2 फ्लैजिला हैं इनके पास। अगर हम यूलोथ्रिक्स या ड्रेपनल डिओप्सिस की बात करें तो वहाँ पे स्पोर जो भी बन रहा है वहाँ उसके साथ में 4 फ्लैजिला हमें मिलेंगे। तो साइड के डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि 2 फ्लैजिलेट, क्वाड्राफ्लैजिलेट ऐसे जो स्पोर भी जैसा कि एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स में हमें देखने को मिलेंगे। जब कंडीशन आती है मल्टी फ्लैजिलेट की और साथ में मल्टी न्यूक्लिएट भी होता है कि काफ़ी सारे न्यूक्लियाई एक साथ आ जाते हैं, इसे अपन बोलते हैं सिन जूस्पोर। सिन का मतलब फ्यूज हो जाना होता है, जुड़ जाना होता है। तो सिन जूस्पोर की फॉर्मेशन की बात आए या मल्टी फ्लैजिलेट जूस्पोर की बात आए या मल्टी न्यूक्लिएट जूस्पोर की बात आए तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दैट इज वोचेरिया। तो वोचेरिया के अंदर भी आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो साइड के डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो जूस्पोरेंजियम है उसमें केवल एक ही स्पोर बनेगा और उसमें बहुत सारे फ्लैजिला हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। तो ऐसी संरचना को हम बोलते हैं सिन जूस्पोर।
तो ये जो कैटेगरी थी, जूस्पोर का जो कैटेगरी है, यहाँ पे वो सभी स्पोर आते हैं, चाहे 2 फ्लैजिला हों, 4 हों, ज़्यादा हों, न्यूक्लियाई 1 हो या कई सारे हों, लेकिन फ्लैजिला होना मस्ट है। विदाउट फ्लैजिला जूस्पोर नहीं होता है, क्योंकि उसमें स्विमिंग की एबिलिटी, मूवमेंट की एबिलिटी, मोटिलिटी तभी आ पाती है जब उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट हो। इसके बाद में सेकंड कैटेगरी होती है एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर को हम हिंदी में बोलते हैं अचल बीजाणु, यानी कि इनमें गति नहीं होती है, नॉन मोटाइल हैं। इनके साथ में अंतर ये आ गया है कि इनके पास सेल वॉल होती है, ये यूनिसेलुलर होते हैं और मोस्टली जो ड्राई टाइम है उस समय पे बनते हैं। और देखा जाए तो जो जूस्पोर है और एप्लेनोस्पोर है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, फ्लैजिला का अभाव होना ही एप्लेनोस्पोर बना देता है उनको। तो जैसे ही पानी की कमी आती है तो फ्लैजिला का रोल ख़त्म हो जाता है, बिना पानी फ्लैजिला की ज़रूरत नहीं है, तो फ्लैजिला नहीं बनते हैं। और ऐसे बिना फ्लैजिला वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। जर्मिनेट इन स्पोरेंजियम और आफ्टर लिबरेशन। तो ये जो एप्लेनोस्पोर बनते हैं ये स्पोरेंजियम के अंदर भी जर्मिनेट हो सकते हैं और उससे बाहर निकलने के बाद में भी जर्मिनेट हो सकते हैं। अंतर केवल ये था कि जब पानी काफ़ी ज़्यादा होता है तो जूस्पोर बनता है, और जब पानी की कमी हो जाती है तो एप्लेनोस्पोर बनने लग जाते हैं। ऐसा हम कई सारे मेंबर्स की लाइफ साइकिल में देखेंगे भी। तो यूलोथ्रिक्स है, वोचेरिया है, प्रोटोसाइफोन है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिनमें एप्लेनोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो दे आर हिप्नोस्पोर, जिनको हिंदी में बोलते हैं सुप्त बीजाणु, यानी कि वो सुप्त होते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं, डोरमेंट होते हैं। तो थिक वॉल्ड होते हैं, भित्ति काफ़ी मोटी हो जाती है और इनका निर्माण होता है इन एडवर्स कंडीशन, और जब तक एडवर्स टाइम रहता है तब तक ये डोरमेंट बने रहते हैं, इनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। और जैसे ही डोरमेंट टाइम के बाद में या अनफेवरेबल के बाद में फेवरेबल टाइम आता है तो वो जर्मिनेट डायरेक्टली भी हो सकते हैं और उनसे जूस्पोर बने और जूस्पोर से बाद में थैलस बने, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब तक एडवर्स टाइम रहेगा जब तक ये एक्टिव नहीं होंगे, इसीलिए इनका नाम सुप्त रखा गया है, हिप्नोस्पोर्स रखा गया है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल्स की बात करें तो वोचेरिया है, पेडिएस्ट्रम है, क्लेमाइडोमोनास है। इनकी लाइफ में ऐसे स्पोर बनेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये तभी बनेंगे जब कंडीशन एडवर्स हो, नॉर्मल कंडीशंस में ये सब नहीं बनते हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं एकाइनिड्स की, और एकाइनिड्स को हम हिंदी में बोलते हैं निश्चेष्ट बीजाणु। तो जैसा कि हिप्नोस्पोर भी सुप्त होते हैं, ये उनसे भी ज़्यादा सुप्त अवस्था होती है, थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हो जाती हैं, यानी कि इनकी भित्ति और ज़्यादा मोटी हो जाएगी और इनके पास रेजिस्टेंट का पावर आ जाता है कि जो फिजिकल फोर्सेज हैं, केमिकल इंटरेक्शंस हैं या बायोलॉजिकल जो इंटरेक्शंस हैं उनसे इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और लंबे समय तक ये अपने आप को इसी कंडीशन में बनाए रख सकते हैं। हाईली एडवर्स कंडीशंस के अंदर ये बनेंगे। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि फिलामेंटस जो एल्गी होते हैं उनके अंदर लगातार एक चैन के अंदर भी इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऊडोगोनियम है उसमें हमें मिलेगा, वोचेरिया, यूरोथ्रिक्स, एनाबीना, इन सब में हमें एकाइनिड्स की फॉर्मेशन मिलेगी जब कंडीशन हाईली एडवर्स हों और रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के रूप में मोटी भित्ति वाली संरचनाएं हैं वो बन सकती है। जैसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, यहाँ पे हम देखें तो जो फिलामेंट है वो नोस्टोक का फिलामेंट है, जिसमें सबसे नीचे हेटेरोसिस्ट सेल दिखा रखी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम आती है। बीच में इसकी जो स्पेसिफिक सेल्स हैं, जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स हैं, जो वो आपको दिखाई दे रही हैं। देन सबसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर है वो एकाइनीट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो एक प्रकार का रेस्टिंग स्पोर है जिसमें काफ़ी सारा रिजर्व फूड भी भरा रहता है और जो साइटोप्लाज्म है वो मॉडिफाई होकर के एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर का रूप ले लेता है और ऐसी स्ट्रक्चर लगातार एक लंबे समय तक डोरमेंट भी बनी रहती है। इसके बाद में हम अगली फेज़ की बात करें तो दैट इज़ पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज का मतलब ये होगा कि जब पानी की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है तो जितनी भी डॉटर सेल्स बनती हैं वो डॉटर सेल सेपरेट ना होकर के एक साथ एक ही सलेस्मीय जो मैट्रिक्स होता है, जो जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है उसके अंदर रह जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई कॉलोनी बन गई हो। तो वाटर डेफिशिएंसी ज़रूरी है और म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स या सीथ के अंदर सभी डॉटर सेल्स एक साथ एक गुच्छा बना लेती हैं, इसे बोलते हैं पाल्मेला अवस्था।
एक्चुअल में जो एल्गी है पाल्मेला, उससे ये रिजेंबल करती है अवस्था, इसलिए इसका नाम पाल्मेला स्टेज रहता है। वैसे देखा जाए तो क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल के अंदर, यूलोथ्रिक्स की लाइफ साइकिल के अंदर पाल्मेला अवस्थाएं हैं वो टेम्परेरी कंडीशन के रूप में बन सकती है जब पानी की डेफिशिएंसी होने लग जाए और डॉटर सेल्स हैं वो एक कॉमन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में आ जाएँ। तो यहाँ डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो म्यूसिलेजिनस सीथ है उसके अंदर काफ़ी सारी डॉटर सेल्स हैं वो एक गुच्छा बना रही हैं। तो ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं पाल्मेला कंडीशन या पाल्मेलॉइड स्टेज। कई बार क्या होता है कि डॉटर कॉलोनी की फॉर्मेशन भी हो जाती है, जैसे कि हमारे सिलेबस में वॉल्वॉक्स है, एमएससी सिलेबस के अंदर हाइड्रोडिक्टियोन वाटरनेट आता है। तो यहाँ पे जब डॉटर कॉलोनी बनती है तो मदर कॉलोनी की कुछ खास कोशिकाएं डॉटर कॉलोनी के लिए पेरेंटल सेल का काम करती हैं, मदर सेल का काम करती हैं। उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं गोनीडियम। तो गोनीडियम के रूप में जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं वही बाद में रिपीटेड डिवीजन करके नई कॉलोनी को फॉर्मेशन उसका कर देती है। तो डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही काउंट करेंगे। देन हम नेक्स्ट लेते हैं ऑटोस्पोर। ऑटो बोलते हैं खुद को, स्वयं को बोलते हैं। तो ये एप्लेनोस्पोर जैसे ही होते हैं, फ्लैजिला नहीं होंगे, बट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द मदर सेल। तो जिस मात्र कोशिका में ये बन रहे होते हैं, जो सेल इनको बना रही होती है, उनसे बिल्कुल स्ट्रक्चर में मैच करते हैं। हालांकि साइज में छोटे होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, इसीलिए खुद के जैसे स्पोर हैं, इसीलिए इनका नाम होता है ऑटोस्पोर। तो जो यूनिसेलुलर जो फॉर्म्स हैं जैसे कि क्लोरेला है, स्कैंडेस्मस है, इनमें ऐसे स्पोर्स की फॉर्मेशन है वो होती है जिनको हम ऑटोस्पोर्स बोलते हैं। द नेक्स्ट इज कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोर की अगर हम बात करें तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, डिप्लॉयड स्पोर्स होते हैं और ये जिस थैलस में बनते हैं उसको बोलते हैं कार्पोस्पोरोफाइट, और जिस बीजाणुधानी में बनेंगे उसको बोलेंगे हम कार्पोस्पोरेंजियम। तो साइड के अंदर डायग्राम जो दिखाई आपको दे रहा है वो पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम है, और पॉलीसाइफोनिया का जो सिस्टोकार्प बनता है, जो रिप्रोडक्शन के बाद में स्ट्रक्चर बनती है, उसे फलन पिंड बोलते हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि कार्पोस्पोर्स हैं, डार्क कलर में वो दिखाई दे रहे हैं, और ये कार्पोस्पोर्स डिप्लॉयड होते हैं और ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। कि पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल के अंदर कार्पोस्पोर का बनना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक भाग होता है। तो कार्पोस्पोर पॉलीसाइफोनिया में हम समझते हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं एंडोस्पोर की। तो कुछ एल्गी के अंदर जो मदर सेल होती है, जो नॉर्मल सेल्स होती है, उन्हीं के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो स्पोर्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं एंडोस्पोर। अलग से कोई खास स्पोरेंजियम नहीं बनता है, मदर सेल या नॉर्मल सेल ही अपने अंदर स्पोर्स को बनाने लग जाती है, जैसा कि हम डर्मोकार्पा या प्लूरोकैप्साइन में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज एक्जोस्पोर। एक्जो जैसा नाम से ही समझ में आता है कि एक्जो का मतलब बाहर की तरफ होता है। तो स्पोर्स फॉर्म फ्रॉम रप्चर्ड अपेक्स ऑफ फिलामेंट, कि जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं उनके फिलामेंट का एक भाग अगर फट जाए, जैसे कि इस फिलामेंट का एक भाग टूटा हुआ है, उस टूटे हुए भाग से अंदर जो स्पोर्स हैं वो 1 बाय 1 करके निकलते रहते हैं, इनको बोलते हैं एक्जोस्पोर, जैसा कि हम केमिसाइफोन के अंदर देख सकते हैं। देन एक कंडीशन हो सकती है कि मोनोस्पोर की फॉर्मेशन हो। मोनो का मतलब अकेला होता है, सिंगल के लिए मोनो वर्ड यूज होता है। तो मोस्टली जो रेड एल्गी हैं और सिंगल सेलुलर रेड एल्गी होती हैं उनमें हमें मोनोस्पोर देखने को मिलेगा। मोनोस्पोर का मतलब ये होगा कि जो स्पोरेंजियम होगा उसमें केवल एक ही स्पोर बने, तो हम बोलेंगे इनको मोनोस्पोर। तो सिंगल स्पोर इन द स्पोरेंजियम, जो मोस्टली यूनिसेलुलर रेड एल्गी जैसे कि पोरफायरा है, पोरफायरिडियम है, इसमें हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि मोनोस्पोर की फॉर्मेशन भी रहेगी। देन नेक्स्ट वन इज़ एंड्रोस्पोर, जिनको हिंदी में पुंग बीजाणु बोलते हैं, यानी कि एंड्रो का मतलब मैल भाग से होता है। तो मल्टी फ्लैजिलेट हैं, कई सारे फ्लैजिला होंगे, और ये जिस बीजाणुधानी में बनते हैं उसको बोलते हैं एंड्रोस्पोरेंजियम। और जब ये अंकुरित होंगे तो गिव राइज टू मेल फिलामेंट, और उस मेल फिलामेंट का नाम होता है नेनेंड्रियम। तो स्पेसिफिक केस है जो ऊडोगोनियम के अंदर हमें समझने को मिलता है कि ऊडोगोनियम की लाइफ साइकिल के अंदर जब एंड्रोस्पोरेंजियम बनेंगे तो एंड्रोस्पोरेंजियम जो पुंग बीजाणुधानियाँ बनती हैं उनमें एक खास प्रकार के स्पोर बनते हैं जो काफ़ी छोटे भी होते हैं, कई सारे फ्लैजिला होते हैं जो आप साइड वाले डायग्राम से देख सकते हैं।
कि जो एंड्रोस्पोरेंजियम है उनके फटने से ये स्पोर बाहर निकलते हैं, जिनके ऊपर काफ़ी सारे फ्लैजिला लगे रहते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज एंड्रोस्पोर। तो एंड्रोस्पोर की फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, ऊडोगोनियम में होती है। जब एंड्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो उससे बनने वाला जो छोटा सा तंतु होता है वो मेल फिलामेंट का काम करता है, उसको हम बोलते हैं नेनेंड्रियम। इसी प्रकार से एक स्पोर बनेगा, उसे हम कह सकते हैं स्टेटोस्पोर। और स्टेटोस्पोर जो होता है वो मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं डायटम्स या जो बैसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स हैं, कि उनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका का जमा हो जाता है। जो स्पोर बनेंगे उनकी भित्ति में सिलिका जम जाती है, और सिलिका के जमने से इनकी जो फॉर्म बनती है उसके लिए इसका नाम होता है स्टेटोस्पोर। तो डायटम्स की एक खास फीचर है कि उनके अंदर हमें स्टेटोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। देन एक फीचर हो सकती है कि टेट्रास्पोर की फॉर्मेशन हो जाए। टेट्रास्पोर जैसे कार्पोस्पोर हमें पॉलीसाइफोनिया में समझने को मिलता है, उसी प्रकार से टेट्रास्पोर भी हमें पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलेंगे। और यहाँ जो बीजाणुधानी होगी उसका नाम हो जाएगा टेट्रास्पोरेंजियम। तो टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर टेट्रास्पोर बनेंगे। टेट्रास्पोर डिप्लॉयड नेचर के नहीं होते हैं। पॉलीसाइफोनिया के कार्पोस्पोर डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन टेट्रास्पोर हैप्लॉयड होते हैं। और ये जो टेट्रास्पोरोफिटिक थैलस है उसके ऊपर जो बीजाणुधानी बनती है, ये जिस पौधे में या जिस फिलामेंट में बनेंगे उसका नाम होगा टेट्रास्पोरोफाइट। जबकि बनने वाले स्पोर रिडक्शन डिवीजन के बाद में या मियोसिस के बाद में बनते हैं, इसलिए उनका नाम होता है टेट्रास्पोर, और वो हैप्लॉयड हो जाते हैं। आप एक सिंगल स्पोरेंजियम को यहाँ से देख सकते हैं कि सिंगल स्पोरेंजियम के अंदर 4 स्पोर एक साथ बने हुए हैं, इसीलिए इसका नाम टेट्रास्पोर और बीजाणुधानी का नाम टेट्रास्पोरेंजियम है। तो काफ़ी सारे एक साथ ये फिलामेंट के अंदर बन सकते हैं, और इनका जो अरेंजमेंट है वो ऑलमोस्ट जो टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है उसी प्रकार से रहता है। देन नेक्स्ट केस हमारे पास रह सकता है नैनोसाइट्स का। नैनो का मतलब काफ़ी छोटे आकार से होता है, नैनो। और साइट का मतलब साइटोप्लाज्मिक पीसेज होते हैं, कि साइटोप्लाज्म के बहुत ही छोटे छोटे पीस बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं, जो स्पोर के रूप में काम कर सकते हैं। तो स्मॉल साइज साइटोप्लाज्मिक पीसेज हैं जो स्पोर के रूप में काम करते हैं। मोस्टली जो नॉन फिलामेंटस साइनोफाइसी के मेंबर हैं, जो सिंगल सेलुलर फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि क्रूकोकस है, ग्लियोकैप्सा है, इनकी सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो फेवरेबल कंडीशन में जब बाहर आएंगे तो वो जर्मिनेट होकर के नया थैलस बना देते हैं। इन छोटे पीसेस को जो स्पोर के रूप में काम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज नैनोसाइट्स। तो ये हमने इस वीडियो में बात की कि काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं सेक्स और रिप्रोडक्शन को लेकर के, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं जो स्पोर्स के रूप में काम कर सकते हैं। कुछ फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं लाइफ साइकिल के लिए। तो ये जो सारी बातें थी ये आपको यहाँ से इस वीडियो की सहायता से बिल्कुल तैयार करनी है। और दूसरी ख़ास बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि डिफरेंट जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी बार बहुत सारी छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, वो काफ़ी सारी बातें यहाँ पे आई हुई हैं। तो आप हर एक चीज़ को बिल्कुल क्लैरिटी से समझेंगे और डायग्राम की सहायता से समझेंगे, और प्रॉपर इसका नोट भी तैयार करेंगे कि सेक्स और रिप्रोडक्शन इन एल्गी को लेकर के पूरा एक नोट किस प्रकार से बन सकता है। तो अपने नोटबुक के अंदर इसको आप एक असाइनमेंट के रूप में भी तैयार करेंगे। तो आई होप ये जो सेक्स और रिप्रोडक्शन को लेकर के जितनी भी बातें हैं वो आपकी क्लियर हुई होंगी, और इस वीडियो की सहायता से डेफिनेटली आप सेक्स और रिप्रोडक्शन की बातों को समझ पाएंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच।